हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। इस वीडियो में मैं आपसे पहली चीज़ तो डे 4 में जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था फ्री मैराथन वाला, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और कुछ और भी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज़ कि व्हाट अबाउट द बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग, और ये मैं आपको थ्रू द क्वेश्चंस बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक मेरी बात यहाँ पे समझिएगा, अगर आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ पा रहे हैं, अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं कि एग्जामिनर आपसे जानना क्या चाहता है उस क्वेश्चन के थ्रू, तो आधी जंग आपने ऐसे ही जीत ली। सेकेंड थिंग, आई विल ऑल्सो बी एक्सप्लेनिंग यू कि आपको एथिक्स का आंसर जीएस के आंसर से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जीएस का आंसर लिखने लगते हैं एथिक्स के आंसर्स में। यूपीएससी कॉपी में क्यों लिखना ज़रूरी है एंड यूपीएससी के जो एक्चुअल यूपीएससी कॉपी है वो कैसी दिखेगी आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे, दैट आई विल ऑल्सो शो यू। मैं आपसे जो क्वेश्चन था ये डे 4 का, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि इस आंसर को हमें कैसे अप्रोच करना था, इस क्वेश्चन के आंसर को। और दो बच्चों की लाइव कॉपी मैं आपको इवेल्युएट करके दिखाऊंगा कि हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ वेरी गुड आंसर। क्योंकि देखो, एक सीधी सी बात है, जो अपनी गलती से सीखे वो महान है और जो दूसरों की गलतियों से सीखे वो सर्वशक्तिमान है। तो आपको अगर अपने आंसर में सर्वशक्तिमान बनना है तो आपको दूसरों की गलतियों से सीखना है और वो गलती आपको अपने पेपर में नहीं करनी है। जितनी कम गलतियां करेंगे उतने ही ज़्यादा आप मार्क्स लेके आ पाएंगे। एंड डेफिनेटली एक सवाल एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि क्या 2027 का एक एस्पिरेंट यूपीएससी का जिसने कभी नहीं पढ़ा है कोई भी सब्जेक्ट, तो क्या वो इस प्रोग्राम को फॉलो कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस प्रोग्राम बिकॉज दिस प्रोग्राम इज मेड कंसिडरिंग ऑल ऑफ दी एस्पिरेंट्स। सो अगर हम मेंस कवर करें तो हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी करेंगे जो आपको आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा और मेंस में भी हेल्प करेगा। एंड डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग्स इन दैट इज द आंसर राइटिंग। एक और बात, आंसर राइटिंग के लिए मेरी एक बात आप समझना, अगर आपको एक अच्छा आंसर लिखना है तो कभी ना कभी आपको एक बेकार आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि डे 1 से कोई बहुत अच्छा आंसर लिख के नहीं आता है, लेकिन अंत में लिखता अच्छा आंसर वही है जो हर दिन लिखता है, मन है चाहे नहीं है, लेकिन वो आंसर लिखता है। क्यों हम आंसर राइटिंग, हम जानते हैं, आपको ये बात आपने भी बहुत सारे टॉपर्स के मुंह से सुन रखी होगी कि एक अच्छे आंसर से ही आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम ये बात जानते हुए भी कि आंसर राइटिंग करनी चाहिए, हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं। यहाँ पे आएगा आपका डिसिप्लिन। हर वो बच्चा जो डिसिप्लिन के साथ करता रहेगा वो फाइनली सिलेक्शन ले जाएगा, और जो बच्चा डेफिनेटली डिसिप्लिन से दूर रहेगा वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, ये तो तय है। मैंने इस एग्जामिनेशन में बहुत सारे अच्छे कॉलेज के बच्चों को फेल होते हुए देखा है, और इसी एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे जो उन कॉलेजेस में थे जिनमें शायद आप जाना भी नहीं चाहते थे जब आपने तैयारी करनी शुरू की थी, उस कॉलेज से निकल के वो आईएएस आईपीएस आईआरएस बन गए। क्यों बन पाए? क्योंकि डिसिप्लिन था उनमें। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है और इसी मंत्र के साथ पढ़ते रहना है, पार्टिसिपेट करते रहना। अगर आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे यू विल अल्टीमेटली क्रॉस दिस हर्डल, एंड इन दैट आई एम विथ यू। नाउ दिस वाज द डे 4 क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यू एंड एथिक्स एंड इन व्हाट वे इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। अब आपके सामने जैसे ही ये सवाल आता है, कभी भी एक क्वेश्चन आए, तो तुरंत हमें माइंडलेसली लिखना नहीं शुरू कर देना चाहिए। हमें 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड ये सोचना चाहिए कि एग्जामिनर हमसे जानना क्या चाहता है और इस क्वेश्चन की डिमांड्स क्या हैं। तो इस क्वेश्चन की डिमांड से मुझे ये बात दिख रही है कि एग्जामिनर जानना चाहता है आपसे कि भैया वैल्यू से आप क्या समझते हैं। एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आप एथिक्स से क्या समझते हैं, और एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि वाई इज प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस alone is not enough। यही तो सवाल है, इन वॉट वे इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल along with being प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। तो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना क्यों एनफ नहीं है, वाई इट शुड बी accompanied with ethics। सो ये 3 क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो आपसे एग्जामिनर जानना चाहता है। दूसरी बात, जब भी आपके सामने सवाल आएगा अक्सर आप पाएंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज नॉट एनालिटिकल। अक्सर सेकेंड पार्ट एग्जामिनर आपको एनालिटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में देगा, एनालिटिकल पार्ट के फॉर्म में देगा, और ऐसे केस में एनालिटिकल पार्ट को आपको ज़्यादा स्पेस देना है, पॉइंटर्स लिखने हैं, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। कोशिश ये करनी है कि आपको जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं तो आप वो लिख पाएँ, और ये ध्यान रखें कि एनालिटिकल पार्ट को स्पेस ज़्यादा देना है।
अब आंसर लिखने से पहले कुछ आपको प्री प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। पहली चीज़, ऑलवेज यूज़ द यूपीएससी कॉपी। मैं आपको दिखाता हूँ यूपीएससी की कॉपी कैसी होती है, एग्जामिनर किस तरीके की आपको कॉपी देता है। नाउ दिस इज व्हाट एन एग्जामिनर गिव्स यू इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। इस तरीके का आपके सामने कॉपी आती है। जनरल स्टडीज़ जैसे ये पेपर 1 है, ऐसे ही एथिक्स का के लिए आपके सामने कॉपी आती है, जहाँ पे नेम ऑफ द एग्जामिनेशन आपको लिखना होता है, मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन लिखना होता है एंड आपका रोल नंबर। इसके अलावा आपको कहीं और कुछ लिखना नहीं होता है। दिस इज़ द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट नंबर, ठीक है। और इसमें कुछ भी कहीं पे एक्स्ट्रा नहीं लिखना होता, तो बस इतना ही लिखना होता है एंड दैट इज़ वाई आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल छुपी रहती है। उसके अलावा फिर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि उन्होंने दे रखा है कि यू हैव टू राइट योर रोल नंबर एंड अदर डिटेल्स ओनली इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट फॉर कैंडिडेट्स। डू नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी इन एनी मैनर बाय राइटिंग योर नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट नंबर एटसेट्रा। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना नाम गलती से भी कहीं पे भी कॉपी में नहीं लिखना है। अगर आपने लिख दिया, इट विल बी पुट इनटू द अनफेयर मीन्स एंड आपकी वो आंसर शीट कैंसिल हो जाएगी, पेपर कैंसिल हो जाएगा, तो वो साल तो आपका एटलीस्ट गया। अब क्वेश्चन पेपर आता है कैसे? क्वेश्चन ऐसे आता है, आपके सामने एक यूपीएससी का जो पेपर कॉपी होगी, एक लाइन ये आपकी खिंची रहेगी, एक लाइन आपकी ये खिंची रहेगी, इसके बीच के स्पेस में बोलेगा आपको लिखना है। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग बियॉन्ड दिस, एनीथिंग बियॉन्ड दिस। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके इधर और इसके इधर लिखना आपको पेनल्टी लगती है। यूपीएससी मार्क्स काटता है आपके 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर। आप अगर मार्कशीट उठा के देखेंगे तो बच्चों के 25-25 नंबर पेनल्टी मार्क्स में कटे हैं। सो मेक श्योर कि यू डोंट डू दिस मिस्टेक। उसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन होता है, जो जैसे ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, कितने वर्ड्स में लिखे हुए होते हैं, कितने मार्क्स का है, ये आपको लिखा होता है। आपके सामने होता है ये स्पेस 10 मार्कर्स के लिए और ये स्पेस, बस इतना ही स्पेस होता है 10 मार्कर के लिए, 2 कॉपीज में आपको लिखना है। अब जैसे मेरे सामने ये वाला क्वेश्चन है, जो अगर आप देखें तो दिस वन इज़ द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या ध्यान रखना है कि देखो सेकंड पार्ट तो एनालिटिकल है। अगर सेकंड पार्ट एनालिटिकल है तो मुझे ये ध्यान रखना है कि सेकंड पार्ट को मैं ज़्यादा स्पेस दूंगा। दैट इज़, अगर मैं पार्ट 1 लिख रहा हूँ तो यहाँ तक लिखूंगा और उसके बाद बचा हुआ पार्ट मैं पार्ट 2 के लिए यूज करूँगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्वेश्चन बताएगा कि किस पार्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। अकॉर्डिंगली यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द मार्क्स फॉर द क्वेश्चन। सो यहाँ पे सेकंड पार्ट एनालिटिकल है, तो यू कैन कंसिडर कि 3 नंबर इसके लिए है, 7 नंबर इसके लिए है, समथिंग लाइक दैट। अब ये उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बोल रखा है कि ये 3 नंबर इसके लिए, 7 नंबर इसके लिए, बट एनालिटिकल पार्ट को हमेशा ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। दिस इज़ वाइडली एग्रीड अपॉन, ठीक है। तो अब तो ये आ गई ये बात। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट आंसर। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं बता दूँ, अगर आपके पास आंसर्स लिखने के लिए यूपीएससी कॉपी नहीं है तो हमने ये यूपीएससी कॉपी का एक सैम्पल तैयार किया है। इस पेज का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एंड उस पर फिर आप आंसर लिख सकते हैं। सो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे मिल जाएगा एंड सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो हमारी वेबसाइट है www.nilesh442.com पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री, वैसे भी अवेलेबल है फ्री, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इधर भटकने की जरूरत नहीं है। उसके नंबर ऑफ पेजेस निकाल लीजिए आगे पीछे एंड उसके बाद आंसर लिखिए। नाउ अब ये चीज़ है। दूसरी बात, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द परफेक्ट आंसर्स। हम क्या सोचते हैं ना कि जिस दिन मैं बहुत अच्छे एकदम टॉपर जैसा लिखने लगूंगा उस दिन लिखूंगा। आपको मैं बता दूं, कोई भी टॉपर जो आज की डेट में अच्छा आंसर लिख रहा है ना, उसने पहले दिन बहुत अच्छा आंसर नहीं लिखा था, उसने खराब आंसर ही लिखा था। लेकिन खराब आंसर में लिखा, फिर उसने एनालाइज किया, फिर अगले दिन बेटर लिखा, फिर उसको एनालाइज किया, फिर बेटर लिखा, और करते 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 वो आज एक ऐसा आंसर लिख रहा है जो आप लिखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप वैसा आंसर लिख पाएँ फाइनली, तो आपको कभी ना कभी वो खराब आंसर लिखना पड़ेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन में बहुत अच्छा आंसर लिख लेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक लेट्स से कि अगर आप जिम जाते हैं तो पहले दिन तो आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठा लोगे ना, आप कम से स्टार्ट करोगे, फिर उसके बाद और बढ़ाओगे, फिर और बढ़ाओगे। तो वही ये जो हैवी वेट आंसर आपको चाहिए वो थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो इसलिए अपने आप को लेकिन पुश करना है। वेट हैवी वही उठा पाएगा जो पर डे डिसिप्लिन के साथ अपियर होगा और उसे पता होगा कि मन है चाहे नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ मुझे काम करना है। और ये तो रियल लाइफ में भी है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो सिंपल सा है, डिसिप्लिन नहीं छोड़ना है। डिसिप्लिन विल टेक यू जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं
और लाइफ में को बेहतरीन बनाना चाहते हैं। तीसरी चीज़, अगर जैसे लेट्स से कि आज मैं आपसे कुछ मिस्टेक्स डिस्कस कर रहा हूँ, कोशिश ये करना कि वो मिस्टेक्स रिपीट मत करना। ज़्यादातर बच्चों में क्या गलती होती है, दे रिपीट द मिस्टेक। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू डू। डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। दूसरी बात, आपको क्या चीज़ें करनी है जो आपको एक अच्छा स्कोर देगा एथिक्स में, दैट यू आंसर ऑल पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यू हैव टू आंसर ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द एथिक्स, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टू, एंड देन व्हाट वे इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। तो 2 क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन इसके 3 पार्ट हैं, और उस 3 पार्ट में भी ये वैल्यूज एंड एथिक्स के बीच थोड़ा बहुत रिलेशन दिखाओगे तो 4 पार्ट। तो कुछ व्हाट आई इंटेंड टू से टू यू, क्वेश्चन को जितने पार्ट्स में आप तोड़ के अगर आप आंसर करते हैं ना तो आपके पॉइंट्स और निखर के सामने आते हैं। सो दिस कैन एक्चुअली हेल्प यू। सो ट्राई टू आंसर ऑल दी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन। दूसरी बात, अगर आप अपने क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अब एग्जाम्पल्स कई टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं इररिलेवेंट एग्जाम्पल। अब आप बोलोगे सर इररिलेवेंट कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों, कौन से एग्जाम्पल से रिलेवेंट होते हैं और इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखे गए होंगे अगेन, बट देन दे आर इररिलेवेंट एग्जाम्पल्स। तो मैं वो भी आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। कुछ एग्जाम्पल जनरल एग्जाम्पल्स होते हैं जो ठीक है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स में आपको बेस्ट नंबर्स मिलते हैं। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या डिस्कस करना था। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, एग्जामिनर ने 3 चीज़ें पूछ रखी हैं, व्हाट आर वैल्यूज, व्हाट इज एथिक्स, क्या कोई रिलेशन वगैरह है तो दिखा दो डायग्राम के थ्रू या फिर एक्सप्लेन कर दो, एंड व्हाई इट इज़ बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट अलोन इज नॉट एनफ, व्हाई इट शुड बी अकम्पनीड विथ एथिक्स। ये तीनों पॉइंट अगर हम आंसर कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो हमें पहली बात सबसे पहले तो ये करना है कि हमें वैल्यू एंड एथिक्स को डिफाइन करना है। दिस इज इन व्हाट योर आंसर शुड बी स्ट्रक्चर्ड। अब क्या होता है ना, कई बच्चे क्या करते हैं आपका, और यहाँ पे आपको सीक्वेंस भी ध्यान रखना। उन्होंने पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स, दे हैव नॉट आस्क्ड यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स एंड वैल्यू। तो अगर उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स, और एक तरफ अगर लिखा हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यू, तो ये दोनों क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इस फॉर्म में कि यहाँ पे पहले आप वैल्यू एक्सप्लेन करेंगे फिर एथिक्स करेंगे, और यहाँ पे पहले आप एथिक्स एक्सप्लेन करेंगे फिर वैल्यू एक्सप्लेन करेंगे। सीक्वेंस मत तोड़िएगा, एग्जामिनर को आपके आंसर का फ्लो उसी सीक्वेंस में दीजिए। एग्जामिनर के लिए भी काम आसान होगा, आपको ज़्यादा मार्क्स के थ्रू गिफ्ट करेगा एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। अब दूसरी बात, जब उन्होंने वैल्यूज और एथिक्स को अलग अलग पूछा है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, वो वैल्यूज और एथिक्स को मिक्स कर देते हैं। यू शुड क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। सो अगर मैं वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज कैन बी सेड एज द इंटरनल बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स दैट गाइड अस व्हाट वी कंसिडर इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली वैल्यूज क्या आंसर करते हैं, व्हाट डू आई बिलीव, एंड जैसे कि आपके ऑनेस्टी में आप बिलीव करते हैं, कंपैशन में बिलीव कर सकते हैं, करेज में बिलीव कर सकते हैं, सो दिस इज योर वैल्यू। एथिक्स क्या करता है, एथिक्स आर द प्रिंसिपल्स दैट गाइड द राइट कंडक्ट व्हाइल मेकिंग द डिसीजंस, कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि वैल्यू की, तो वैल्यू शेप्स योर कैरेक्टर व्हाइल एथिक्स गाइड योर कंडक्ट, ठीक है। अब सिर्फ डेफिनेशन लिख के काम नहीं होगा, सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको इनके बीच रिलेशन दिखाना है, क्योंकि तभी तो एक ही उसमें पूछ रखा है, एक ही उसमें पार्ट में पूछ रखा है। सो वैल्यूज आर द फाउंडेशन, व्हाट आर दे डूइंग, दे आर द फाउंडेशन, एंड what about the ethics? Ethics is the application of those values in real life situation. और आप यहाँ पे एक डायग्राम भी बना सकते हो, दिस इज द फाउंडेशन, या फिर अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहते हो कि दे हैव अ सिमिलैरिटी ऑल्सो, दे हैव अ डिफरेंस ऑल्सो, तो ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ सकते हो। नाउ सेकेंड पार्ट, दिस इज द कोर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि यूपीएससी आपसे बेसिकली जानना चाहता है व्हाई इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अलोन इज इनसफिशिएंट, दिस पार्ट। Wait a second. सेकेंड पार्ट में एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट अलोन व्हाई इट इज इनसफिशिएंट। तो बहुत सारे मतलब अगर आप ये लिख रहे हैं ना कि बोथ आर इंपॉर्टेंट, तो इससे मतलब नहीं है, आपको रिलेशन दिखाना होगा। तो आप ये बता सकते हैं कि जैसे एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, वो अपना काम एफिशिएंटली फिनिश कर लेगा, इसके पास एक्सेलेंट टेक्निकल नॉलेज होगी, ये अपने टारगेट्स अचीव करेगा, लेकिन एथिक्स
के बिना, मतलब अगर आप मैं बताऊं कि इफ़ देयर इज़ नो एथिक्स, ठीक है, तो ये करप्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। ही कैन लीड टू दी एब्यूज ऑफ द अथॉरिटी, मैनिपुलेशन कर सकता है, इनजस्टिस कर सकता है। इट कैन ऑल्सो लीड टू दी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज़ें हो सकती हैं। सो कॉम्पिटेंस हमें बताता है कि परफॉर्म कैसे करना है, और एथिक्स बताता है कि वेदर हमें वो एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। अब इसमें अब आप आएगी बात एग्जाम्पल्स की। पहली बात तो जब आप ये लिख रहे होंगे तो आपको अपने पॉइंटर्स पैराग्राफ में नहीं, नंबर्स में लिखना, लाइक 1 2 3 4 5, कम से कम 5 पॉइंट तो देने ही देने आपको, ठीक है। एंड इफ पॉसिबल, अगर लेट्स से कि अगर ये एक ही क्वेश्चन होता और 10 मार्कर्स होता तो ट्राई टू राइट द 10 पॉइंट, छोटे पॉइंट्स लेके, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दीजिए। अब जेनरिक एग्जाम्पल्स की जगह आपको कोशिश ये करना है कि अच्छे एग्जाम्पल देने हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली उसके बाद आपको ये भी डिस्कस करना है कि like you have to discuss it, because ethics what it is trying to do, it is trying to connect you with the public trust, इंटीग्रिटी लाएगा, अकाउंटेबिलिटी लाएगा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना जो आपके एथिक्स के सिलेबस में हैं, ट्राई टू ब्रिंग इन दोज। सो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इट इंश्योर्स, और कंक्लूजन के समय में आप इसके अराउंड कंक्लूजन बिल्डअप कर सकते हो कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इट इंश्योर्स योर एफिशिएंसी, वाइल एथिक्स इंश्योर्स द लेजिटिमेसी, ट्रस्ट एंड जस्टिस। सो एक सिविल सर्वेंट को, एक गुड सिविल सर्वेंट, ही शुड स्ट्राइव टू बी बोथ कैपेबल एंड मोरली रिस्पॉन्सिबल। अभी आपके सामने एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है, यू हैव दी एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे जी। उन्होंने क्या किया, ही इज़ कॉम्पिटेंट बट अगेन ही इज़ एथिकल। सो उनका वो करेज ऑफ कन्विक्शन है जिसके चलते ही हैव ऑर्डर्ड कि भाई एनालॉग पनीर नहीं बिकेगा महाराष्ट्र में। You must have listened to that news. This is an excellent example that you can produce. So ये दिखाता है कि a good civil servant, he can actually bring the change if he want. And no doubt उनको ट्रांसफर उनका होता रहता है and these things do happen. But somehow it is showing कि वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट भी हैं, तभी वो एक्शन ले पा रहे हैं, उनको अपनी शक्तियाँ पता है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का ये मत मीनिंग होता है कि उनको अपनी शक्तियाँ पता होती है, वो जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, अपनी काबिलियत जानते हैं। एंड ethics के थ्रू he is ensuring that he have to work for the larger public good. अब उसके बाद लिखते समय कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है। You have to differentiate your ethics answer with the GS answer. There are two things. One is the GS answer, another is the ethics answer. क्या डिफरेंस होता है ये भी समझ लेते हैं। जो आपके GS के आंसर्स होते हैं ये फैक्ट्स के अराउंड फोकस्ड होते हैं, लेकिन जो आपके एथिक्स के आंसर्स होते हैं इनको हर जगह पे मोरल रीजनिंग चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। तो फैक्ट्स एक जगह पे फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक जगह पे मोरल रीजनिंग की बात कर रहे हैं। अगर यही आंसर मैं जीएस में लिखता तो मैं गवर्नेंस के अराउंड लिखता, मैं आर्टिकल्स लिखता, लेकिन अभी मैं जब ये वाला आंसर लिख रहा हूँ तो मैं वैल्यू एंड कंडक्ट के अराउंड लिखूंगा। अगर ये GS2 में होता ना तो मैं दूसरे तरीके से लिख रहा होता। यहाँ पे मैं स्कीम्स लिखता, यहाँ पे मैं पॉलिसीज़ लिखता, यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखता, लेकिन अब मैं एथिक्स लिख रहा हूँ तो मैं एथिकल डायलेमा लिखूँगा, मैं एथिकल प्रिंसिपल्स लिखूँगा, कांट के बारे में लिखूँगा, एरिस्टोटल के बारे में लिखूँगा, वर्चू एथिक्स के बारे में लिखूँगा। यहाँ पे मैं बात करूँगा एफिशिएंसी की जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, लेकिन एथिक्स में बात करूँगा तो मैं बात करूँगा इंटीग्रिटी की। सो दिस इज़ द डिफरेंस। आपको मोरल रीजनिंग वाला आंसर लिखना है। बहुत से बच्चे इसके अराउंड आंसर लिख देते हैं, वो गलती करते हैं। तो आपका आंसर डेटा ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, आपका आंसर वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट दी मोरल वैल्यूज इन योर आंसर। तो यहाँ पे जो एनालिसिस होगी दैट विल बी ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे जो एनालिसिस होगी वो होगी मोरल। देयर विल बी द मोरल इवैल्यूएशन। यहाँ पे बात करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, यहाँ पे बात करेंगे हम एथिकल बिहेवियर की, और यहाँ पे हम इन द एंड हम क्या बताते हैं कि वी एंड विद द रिकमेंडेशंस। यहाँ पे हम एक एथिकल मैसेज के साथ आंसर एंड करते हैं। तो बेसिकली एक सिंपल सी चीज़ है। जीएस का आंसर क्या कर रहा है? जीएस का आंसर बता रहा है कि भैया व्हाट हैज़ हैपेंड, क्यों हुआ ये, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। ये आपको एथिक्स का आंसर क्या बता रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू इन्वॉल्व, कौन सी वैल्यू इन्वॉल्व थी, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज, व्हाट इज़ मोरली राइट कोर्स ऑफ एक्शन एंड ऑल। तो ये ध्यान रखना है। तो एथिक्स का अगर आप आंसर लिखना है और आपको कुछ ना समझ में आए तो अपना सिलेबस उठाइए, आपको मिलेंगे ऐसे वर्ड्स ऑन इंटीग्रिटी, वैल्यू, एथिक्स, एम्पैथी, कंपैशन, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब वर्ड्स मिलेंगे। और कुछ आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मिलेंगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, करेज ऑफ कन्विक्शन, पब्लिक ट्रस्ट।
ये सारे वर्ड्स, और ये सब वर्ड्स अगर आपने यूज करने लगे देन अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग द वेरी गुड स्कोर। सो यू डोंट हैव टू राइट ओनली डिक्शनरी डेफिनेशन, आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको वैल्यूज़ एंड मतलब आपको ये बात बेसिकली ध्यान रखना है कि आपको एथिक्स वाले आंसर इस हिसाब से लिखने हैं कि एथिक्स का आंसर जैसा दिखे। अब इस टाइप के सवाल में क्या बच्चे करते हैं कि दे स्टार्ट राइटिंग ओनली डिक्शनरी डेफिनेशन, जीएस स्टाइल आंसर लिखने लगते हैं, ये वैल्यूज़ को एथिक्स से डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। कई सारे बच्चे क्या करते हैं इस टाइप के सवाल में, उन्होंने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी डिस्कस कर ली लेकिन इन्होंने एथिक्स को इग्नोर कर दिया, फैक्चुअल एग्जाम्पल्स देने लगे मोरल इलस्ट्रेशंस की जगह, एंड दे आर एंडिंग विदाउट एन एथिकल टेक अवे। सो इसके चलते आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो आपका हर एक एथिक्स का आंसर, इट शुड नॉट आंसर ओनली व्हाट इज करेक्ट, केवल आपको ये नहीं बताना है क्या सही है, आपको ये भी बताना है व्हाई इट इज मोरली करेक्ट, ये चीज़ पूछ लीजिए तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली जीएस आंसर से एथिक्स ओरिएंटेड हो जाएगा। मतलब व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये तो बताना है व्हाट इज करेक्ट, ये सही है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताना है व्हाई इज इट मोरली करेक्ट, सिंपल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एक सिंगल शिफ्ट अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने फैक्ट से, आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने लगेंगे ऑन द एथिकल ग्राउंड, और यही डिफ्रेंशिएट करता है एक एवरेज जीएस आंसर को एक हाई स्कोरिंग एथिक्स के आंसर से। अब मैंने आपसे बात की थी कि एग्जाम्पल्स, कि भैया एग्जाम्पल्स अच्छे लिखने हैं, तो आपको मैं बता दूं एग्जाम्पल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो देयर आर 5 काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, समझते हैं। एक तो होता है आपका इररिलेवेंट एग्जाम्पल। अब आप बोलोगे सर इररिलेवेंट तो कोई नहीं लिखेगा, मैं दिखाता हूँ इररिलेवेंट एग्जाम्पल कैसे मिलेंगे आपको, और मुझे मिले हैं इसलिए मैं इस चीज़ को डाल रहा हूँ इस चीज़ में। एक होता है जनरल एग्जाम्पल, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, एक होता है गवर्नमेंट स्कीम वाला एग्जाम्पल, यही सारे टाइप का आप एग्जाम्पल लिखोगे घुमा फिरा के, और एक होता है रियल सिविल सर्वेंट एग्जाम्पल। डिफरेंस बताऊंगा अभी आपको इन सब के बीच में। अगर आप एथिक्स का आंसर लिख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपको सबसे अच्छे नंबर मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, इसमें तो बड़े ही मुश्किल है। अब बोलोगे इररिलेवेंट एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन है जो आपके सामने क्वेश्चन था व्हाई इट इज़ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, तो आप बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, एथिक्स वाले पॉइंट को भूल गया और उसने क्या किया, सीधे एक काम ये किया कि भैया इसरो हैज़ लॉन्च्ड चंद्रयान 3 शोकासिंग इंडियाज साइंटिफिक एक्सीलेंस। ठीक है, ये दिखा रहा देयर इज द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन इसरो, लेकिन ये नहीं बता रहा कि वाई एथिक्स इज नेसेसरी। देयर इज नो यूज ऑफ एथिकल, मतलब देयर इज नो वैल्यू और एथिक्स इशू दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। तो ये अचीवमेंट तो अच्छी है बट ये एथिक्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आई कॉल इट द इररिलेवेंट एग्जाम्पल। अब दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है दैट इज अराउंड द जनरल एग्जाम्पल। जनरल एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे एक डॉक्टर है, और डॉक्टर ही कैन पॉसेस द एक्सेलेंट मेडिकल नॉलेज, अच्छी मेडिकल नॉलेज होगी, लेकिन अगर वो प्रिस्क्राइब करता है अननेसेसरी टेस्ट फॉर द फाइनेंशियल गेन तो पेशेंट्स को का जो ट्रस्ट है वो लूज करेगा। सो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इट मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय ऑनेस्टी एंड कंपैशन, सिंपल सी चीज़ है। तो अभी आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी डिस्कस करो, एथिक्स भी डिस्कस करो, पब्लिक ट्रस्ट भी डिस्कस करो, लेकिन ये तो बड़ा ही जनरल सा एग्जाम्पल बन गया ना, ये तो जनरल एग्जाम्पल है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल, बट अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिख रहे हो तो उससे अच्छा है कि आप जनरल एग्जाम्पल लिख दो, कुछ नंबर जरूर मिलेंगे बट उतने नहीं मिलेंगे जितने आपको चाहिए, बट अगर आप लिखते हो तो इट इज़ बेटर देन नो एग्जाम्पल। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, जैसे कि लेट्स से देयर इज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ही कैन कंप्लीट अ ब्रिज बिफोर द डेडलाइन, और ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। लेकिन अगर उसने लेट्स से सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल अप्रूव किया है, पॉलिटिकल प्रेशर के चलते हो सकता है, पर्सनल बेनिफिट के लिए हो सकता है, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजिंग विद द पब्लिक सेफ्टी एंड ही इज वायलेटिंग द इंटीग्रिटी। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, हमने इंटीग्रिटी की बात कर ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर ली, पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात कर सकते हैं। सो दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल जो ठीक ठाक है, स्कोर मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा आपको मिलेंगे जैसे आपने गवर्नमेंट स्कीम के अंडर में का एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि लेट्स से यू हैव द एग्जाम्पल ऑफ आयुष्मान भारत। ठीक है, एग्जाम्पल लेके थे हम, लेट्स से
यू हैव द आयुष्मान भारत। सो जो एक डॉक्टर जो कि आयुष्मान भारत में इम्पैनल्ड है, ही कैन बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एनफ टू ट्रीट पेशेंट्स एफिशिएंटली। बट अगर वो फेक इंश्योरेंस क्लेम्स को रेज करता है या फिर अननेसेसरली प्रोसीजर्स को बेसिकली रिकमेंड करता है फाइनेंशियल गेन के लिए, सो ही इज़ एक्चुअली वायलेटिंग द एथिकल प्रिंसिपल। कौन सा एथिकल प्रिंसिपल को वायलेट करेगा? ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ट्रस्ट, उसको वायलेट कर रहा है। आप जल जीवन मिशन की बात कर सकते हैं, एंड दीज आर द सम ऑफ द एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स। जल जीवन मिशन, तो एक इंजीनियर है हु इज इम्प्लीमेंटिंग द जल जीवन मिशन, इट मे कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, लेकिन अगर वो पुअर क्वालिटी पाइप्स को यूज कर रहा है, इनकम्प्लीट वर्क को सर्टिफाई कर रहा है टू मीट द टारगेट्स, then in that case he is compromising the ethics despite the technical competence। इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। सो ये एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे कि दैट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एलोन इज इनसफिशिएंट अनलेस accompanied by the ethical conduct। तो ये गवर्नमेंट स्कीम एग्जाम्पल्स है, इसमें भी आपको अच्छे स्कोर मिलेंगे, लेकिन जो असली स्कोर मिलेगा आपको रियल सिविल सर्वेंट एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इसीलिए ये बात कही जाती है कि आपको जितना ज़्यादा आप मतलब अवेयर रहेंगे सिविल सर्वेंट्स के काम के लिए, आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ वेरी फेमस एग्जाम्पल दैट इज ऑफ ई श्रीधरन, मेट्रोमैन, ठीक है। सो ही इज वाइडली एडमायर्ड। आपने पढ़ा भी होगा एग्जाम्पल कि उन्होंने दिल्ली मेट्रो को एफिशिएंटली फिनिश किया था, बट सिर्फ इसलिए उनको एडमायर नहीं किया जाता, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी रखी थी, उन्होंने इंटीग्रिटी रखी थी, अकाउंटेबिलिटी रखी थी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में। उसका फ़ायदा क्या हुआ? ही गेन द पब्लिक ट्रस्ट। इस टाइम पे अगर लेट्स से कि ई सीजन मतलब अगर वो कहीं पे भी होते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका फ़ायदा होता है कि जब से एक सिविल सर्वेंट का एक अच्छी इमेज होती है तो इन्वेस्टर्स अपने आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बंदे के अंदर में काम अच्छा होगा। टी एन सेशन के बारे में पढ़ रखा होगा आपने कि ही हैज़ ट्रांसफॉर्म द इलेक्शन कमीशन थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस। लेकिन वो जो रिफॉर्म्स लाए थे उस पर ट्रस्ट क्यों था? बिकॉज ही हैड दी अनवेवरिंग इंटीग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी। तो उस इलेक्टोरल प्रोसेस को क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था वो चीज़ जो उन्होंने काम किया। तो कॉम्पिटेंस इट हैज़ इनेबल्ड द इन्फोर्समेंट बट एथिक्स हैज़ इंश्योर्ड फेयरनेस एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस। अशोक खेमका जी का एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का आप एग्जाम्पल जानते ही हैं, ठीक है। सो यू हैव दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। सो बेस्ट एग्जाम्पल्स आर नॉट दोज दैट शोज सक्सेस। वो एग्जाम्पल्स बेस्ट एग्जाम्पल नहीं जो आप सक्सेस दिखा रहे हैं, दे आर दोज जो दिखाते हैं कि आपका लाइक इस क्वेश्चन की मैं बात करूं कि कॉम्पिटेंस के साथ एथिकल होना क्यों जरूरी है, दैट दे एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट दैट एथिक्स अल्टीमेटली गाइड्स द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। तो कॉम्पिटेंस के साथ एथिक्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो अगर एक स्टूडेंट लाइक सिंपली लिख रहा है कि लाइक द ऑफिसर कंप्लीटेड द वर्क एफिशिएंटली, तो वो एक जीएस आंसर लिख रहा है। बट एक स्टूडेंट जो ये लिख रहा है ना कि जो दैट द ऑफिसर ही चोज इंटीग्रिटी ओवर पर्सनल गेन वाइल वर्किंग एफिशिएंटली, ही इज राइटिंग एन एथिक्स आंसर, तो ये आपको एक बेटर मार्क्स दे सकते हैं। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। सो ये अगर आप ध्यान में रखते हुए अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा कॉपी देख लेते हैं। नाउ इस बच्चे की कॉपी देखिएगा। इस बच्चे ने आंसर लिखा था like what do you understand by values and ethics, in what way it is important to be ethical along with being professionally competent। तो इस बच्चे ने वैल्यू डिफाइन किया। अभी मैं इनके कंटेंट में नहीं जा रहा हूँ। इस बच्चे ने एथिक्स डिफाइन किया। सबसे पहली गलती उसने ये की कि यहाँ पे इन्होंने कुछ ये सब कर दिया। ये सब मत करना, पेनल्टी कट जाएंगे, पेनल्टी के मार्क्स कटेंगे। नाउ वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स टू विच एन इंडिविजुअल और सोसाइटी अटैचेस इंपॉर्टेंस एंड विश टू अपहोल्ड देम, एंड ethics are a set of principles that guide individual towards right and wrong। overall ठीक है। value and ethics, values form the basis of ethics। value and ethics are built by society, family, education। they change with time, place, person, etc। they provide harmony, honesty, peace to an individual and society as a whole। violation of these won't allow legal action but social sanctions। now this is right, but the problem is that इन्होंने इसके बाद ना सिर्फ सिमिलैरिटी के बारे में बात की है। बट जनरली जब दो टर्म्स देते हैं और सिमिलर टर्म्स देते हैं तो एग्जामिनर इज मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन देम रेदर देन द सिमिलैरिटी। तो आपको थोड़ा सा अगर डिफरेंस वो कर पाते हैं तो रिलेशनशिप दिखा पाते हैं, सिर्फ सिमिलैरिटी डिस्कस नहीं करते तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। दूसरी बात, पार्ट 1 आपका लगभग यहीं पे ख़त्म हो जाना था, पार्ट 2 यहाँ से शुरू हो जाना था, क्योंकि पार्ट 2 इज़ मोर
यू कैन से जो पार्ट 2 है दैट इज मोर एनालिटिकल, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड एथिक्स। अब ये जो इनकी हेडिंग है, इस हेडिंग को इनको इस हिसाब से बनाना था जिस हिसाब का आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। तो इनकी जो ये हेडिंग है, ये हेडिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन डे 2 की एक कॉपी देखिए, इन्होंने सीधे सीधे लिखा इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। ये हेडिंग तो एटलीस्ट यहाँ पे होनी ही चाहिए थी, ये ध्यान रखना है। अगेन यहाँ पे ये जो किया ये गलती मत करिए, मार्क्स करते हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी इज ए मास्टरी ऑफ प्रोफेशन बाय एन इंडिविजुअल, एग्जाम्पल। However, ethics added to it makes society to get justice, example. And these days, ethics in profession is being decreased, thereby changing the importance of ethical competency. This needs to be changed to involve high value in profession. चलो ठीक है, conclusion के बारे में भी बहुत बात नहीं करते हैं, but आप समझना, now examiner here is not interested in knowing only one point. आप इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ एक पॉइंट लिखा है घुमा फिरा कर कि दिस विल टाइटल हिम अ वेरी लेस नंबर ऑफ मार्क्स। जितने पॉइंट्स लिख सकते हो लिखो, मतलब 10 मार्कर है तो इट इज़ आइडियली 10 पॉइंट लिखने चाहिए। 10 नहीं आ रहे तो मिनिमम 5 तो लिखो, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर को ये पूरी कहानी नहीं चाहिए, एग्जामिनर को पॉइंट चाहिए और फिर आपके एग्जाम्पल चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी आप उठा के देखिएगा, एंड मैं आपको बीच बीच में दिखाना भी शुरू करूँगा। अभी तो इन बच्चों की कॉपी आपको दिखा रहा हूँ, आप पाएंगे कि दे नेवर राइट अ कंप्लीट सेंटेंस। ज़्यादातर केस में तो आधा सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं होता। दे राइट द पॉइंट एंड दे गिव द एग्जाम्पल, दे राइट द पॉइंट, दे गिव द एग्जाम्पल। 150 वर्ड्स ही तो हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने आंसर में इनकलकेट करना शुरू कीजिए। एक और बच्चे की कॉपी सेम क्वेश्चन पे देख लेते हैं। एंड एक अच्छी बात यह कि इस बच्चे ने क्या किया है, चलो इसके पास यूपीएससी कॉपी नहीं थी तो एटलीस्ट ही इन्होंने अंडरलाइन किया। पता है क्यों अंडरलाइन हम करना जरूरी होता है? क्योंकि हमें लेट्स से कि जैसे ये है, अगर ये लाइन नहीं होती तो हम यहाँ तक हम डायग्राम बना सकते थे। तो क्या होता है कि अगर आप प्रैक्टिस करें ना कम स्पेस में डायग्राम बनाने की, तो आपकी आदत वैसे ही पड़ जाती है। तो मुझे तो यही लगता है, एंड आई पर्सनली बिलीव, अगर ऑफलाइन पेपर है तो प्रैक्टिस ऑफलाइन करो, ऑनलाइन पेपर है तो प्रैक्टिस ऑनलाइन करो। जैसे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट ही ज्वाइन कर लेते हैं। गड़बड़ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि व्हेन द एग्जामिनेशन इज ऑफलाइन, गो फॉर द ऑफलाइन टेस्ट। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट जब आप दे रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको OMR नहीं भरना होता है, आप वहाँ पे अपने आंसर चेंज कर सकते हैं। लेकिन OMR में आपने गलती कर दी, गलत गोला भर दिया, तो आपको वो सही करने का मौका नहीं मिलता। वो आप गलती नहीं करते, फिर आप जाके एग्जामिनेशन हॉल में गलती करते हैं। सो दिस इज द थिंग, सो ही हैव रिटन ओवर हियर, values implies preference. If society as a whole prefers something, it becomes societal value. If individual prefers something, it becomes that individual value. While ethics is a set of standards that guide human action or behavior in a way acceptable by society, value can be ethical or unethical. Now, although I differ from over here, like पहले भी मैं थोड़ा सा इनका आंसर पढ़ के आपको सुना देता हूँ। Value is like it is approved by society, it does not harm anyone. Value not ethical, either it is not approved by society or it does harm to someone or both. So if a person prefers being selfish even at the cost of disturbing others' interest, selflessness is his value, however it is unethical. अब एक बात समझना, the thing is that, अब देखो एथिक्स के साथ दिक्कत क्या है कि एथिक्स में कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। बट द क्वेश्चन इज हियर दैट कि कैन एनीथिंग बी कॉल्ड अ वैल्यू? क्या किसी भी चीज़ को आप वैल्यू कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ के देखना कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं मर्डर करके जीना चाहता हूँ पैसे कमा के, मतलब मैं सुपारी लेता हूँ, मर्डर करता हूँ और पैसे कमाता हूँ, तो कैन इट बी कॉल्ड कि इसकी वैल्यू है मर्डर करना? मैं चोरी करके रहना चाहता हूँ, द आंसर इज नो। वैल्यू शुड हैव अ मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड। और आप जो आंसर्स लिखते हैं ना, एग्जामिनर को वो आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करके दिखाता है। सो डोंट डू दिस। ऐसे एग्जाम्पल्स मत दीजिए, एग्जाम्पल्स ऐसे दीजिए कि एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ते हुए तो उसको लगना चाहिए कि भैया एथिकल आदमी लिख रहा है। तो यू कांट जस्टिफाई से दैट सेल्फनेसनेस इज लाइक द वैल्यू। तो आप कुछ बेटर एग्जाम्पल्स दीजिए जहाँ पे आप एटलीस्ट आप ये बोल सकते हो लाइक चूजिंग द करियर, ठीक है, एक करियर वाली चीज़ें पे बात कर सकते हो, दूसरी चीज़ों पे बात कर सकते हो, बट ब्रिंग समथिंग दैट इज एटलीस्ट पॉजिटिव। थोड़ा सा पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इंडिविजुअल लेवल पे नॉर्मली जब हम वैल्यूज एथिक्स के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं तो वैल्यू को हम इंडिविजुअल लेवल पे लेके जाते हैं और एथिक्स को सोसाइटल लेवल पे लेके जाते हैं। दैट इज़ द बेसिक थिंग दैट वी रीड इन अवर एथिक्स, ठीक है। तो
दिस इज़ द थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। उसके बाद इन्होंने देखिए, उसके बाद इन्होंने ये लिखा है सेकंड पॉइंट के लिए, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल अलॉन्ग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। उसके बाद इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, 4 पॉइंट्स है, 1-2 पॉइंट्स और लिखते तो और ज़्यादा अच्छा था। और जहाँ जहाँ लिखा है इन्होंने अंडरलाइन किया है। सो विदाउट एथिक्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस अलोन कैन डू ग्रेटर हार्म टू द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्रेशन इन कफ सिरप मेड बाय कंपनी लेड टू मैनी चिल्ड्रन टू डेथ इन अफ्रीका। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल विल फेच यू मार्क्स। ठीक है। बीइंग एथिकल इंक्रीज द ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल टाटा विथ रिस्पेक्ट द राइट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। ये सही है, बट इस स्टेटमेंट में दिक्कत क्या है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की बात नहीं हो रही। तो आपका जो स्टेटमेंट है उसमें एथिक्स की भी बात होनी चाहिए और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की भी बात होनी चाहिए। सो दिस आंसर, दिस सेकंड पॉइंट इज प्रॉब्लमेटिक। एथिक्स इंप्रूव्स द वर्क कल्चर ऑफ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज गुड। इन्होंने दोनों पॉइंट लिया है। फॉर एग्जाम्पल डिस्करेज द ब्राइव करप्शन टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। तो देखो स्पेलिंग होगा कि गलतियाँ मत करना। एथिक्स इन पब्लिक सर्विस हेल्प्स इन इम्बाइबिंग लव, एम्पैथी एंड कंपैशन along with professional competence. Now this is something जो ये पॉइंट उन्होंने लिखा है, ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट तो नहीं माना जाएगा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का यूसेज लिखना है और उसके साथ एथिक्स का यूसेज लिखना है। आपको ये बस वर्ड रिपीट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल IAS ऑफिसर हर्षिका सिंह कंपैशन लेड टू 100% फंक्शनल लिटरेसी इन मांडला डिस्ट्रिक्ट। दिस इज ओवरऑल ठीक है, बट इनके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की ज़्यादा बात नहीं हुई है। तो ट्राई टू ब्रिंग इन, जब आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को लाने की कोशिश कीजिए। तो एग्जाम्पल ऑफ मिलिटेंट ग्रुप शोज दैट बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट दे नेगेटिवली इम्पैक्ट द सोसाइटी ड्यू टू अनएथिकल वैल्यूज़। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, बट दिस इज एन ओवरऑल, उन्होंने एक नेगेटिव साइड दिखा दिया। इट इज़ एज गुड एज दैट सी ओसामा बिन लादेन एंड डॉक्टर APJ कलाम both were professionally competent, but one was ethical, other was unethical. जो ethical थे, he brought the glory to the nation, and who was unethical, he brought the disaster to the world. That is the thing. So ये चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं contradict example, मतलब इसमें कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा. And then hence mix of both ethical competence and values are needed for greater benefit of society. Overall a decent conclusion. So this is what I wanted to discuss with you in the today's session. I hope आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें आज आपने इस क्वेश्चन के फॉर्म में सीखा होगा और हम सीखते रहेंगे ऐसे। इन वीडियोस को देखते चलना, दिस दे विल रियली हेल्प यू एंड प्लीज़ कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग। एक बात ध्यान रखना, डिसिप्लिन आपको वहाँ तक लेके जा सकता है जहाँ तक आप एक्चुअली जाना चाहते हैं, और सिर्फ अगर आप सोचते रहेंगे कि मैं कल से करूँगा, परसों से करूँगा, तो दिन तो एक एक करके बीत ही रहे हैं। जब एग्जामिनेशन पास आता है ना, तो दिमाग में चलता है ना कि यार एक दिन मिल गया था तो लिटरली 4 दिए होते हैं, तो ये मौका अभी है, ये दिन वापस नहीं आएंगे। सो कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग, कीप ऑन डूइंग एंड कीप ऑन मेकिंग योर सेल्फ प्राउड। हर दिन के लिए हम आप टारगेट्स बना रहे हैं, आप उठने के बाद उन टारगेट्स को फिनिश कीजिए, अपनी पढ़ाई करते चले। बिलीव मी यू विल डू बेटर देन अदर्स। तब तक के लिए फिलहाल मैं आई एम जस्ट पुटिंग ऑफ दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।